नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में खेल नर्सरियों में खाली पद भरे जाएंगे। निदेशालय ने 200 कोच रखने का प्रस्ताव हरियाणा SSC के पास भेजा। अभी 505 है तैनात। हरियाणा खेल निदेशालय ने खेल नर्सरियों में प्रशिक्षित कोच रखने का निर्णय लिया है। नर्सरियों में 200 कोच रखने का प्रस्ताव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। साथ ही भर्ती करने के बारे में भी कहा है ताकि नर्सरियों में कोच को तैनात किया जा सके। प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां हैं। इनमें से करीब 600 में कोच तैनात हैं, जबकि 500 पद खाली पड़े हैं। अभी इन खाली पड़े पदों की संख्या पर सरकार ने 200 कोच को रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत ही हरियाणा SSC को प्रस्ताव भेजा गया है। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव केस 1940, 240 नए मामले सामने आए। 6 लोगों ने दम तोड़ा तो रिकवरी रेट पहुंचा 98.72%। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान 240 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया। कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में गुरुग्राम के 2, पानीपत के 2, सिरसा का 1, झज्जर का 1 मरीज शामिल है। प्रदेश में 13,720 सैंपल लिए गए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 1940 रह गए हैं। होम आइसोलेशन में 1803 मरीज हैं। अब तक 9,81,684 कोरोना केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 9,69,158 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.72% तक पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.27% तक आ गया है। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 10,557 तक पहुंच गई है। प्रदेश के 22 जिलों के 8 अस्पतालों में कोई मरीज नहीं है। पूरे हरियाणा की बात करें तो कुल 20,284 बेड हैं। इसमें से 141 प्रयोग में आए हैं, जबकि 20,143 बेड खाली पड़े हैं। हरियाणा में मंगलवार रात से बदला मौसम। 17 जिलों के 25 से 50% क्षेत्र में बारिश के साथ ओलों का डर। 5 जिलों में असर रहेगा कम। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते हरियाणा में अगले 3 दिन मौसम खराब रहने वाला है। मंगलवार सुबह से ही आसमान पर बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 मार्च रात को कहीं कहीं बूंदाबांदी संभव है, लेकिन 2 और 3 मार्च को कई स्थानों पर बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि संभावना बनी रहेगी। मौसम के परिवर्तनशील होने का प्रभाव 4 मार्च को भी रह सकता है। हरियाणा में मौसम की तेज हलचल 2 मार्च की दोपहर से लेकर 3 मार्च की देर शाम तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला सहित चंडीगढ़ के 25 से 50% हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर बादलों की गरज चमक के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि संभावना व्यक्त की जा रही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध का असर अब भारत में भी। तेल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही युद्ध का प्रभाव अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से भारत में सनफ्लावर और रिफाइंड जैसे तेलों के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की जा रही है। बता दें कि भारत में हर साल 25 लाख मीट्रिक टन सनफ्लावर के तेल का आयात होता है, जिससे 70% यूक्रेन से तो वहीं 20% रूस से होता है। साथ ही 10% अर्जेंटीना से आता है। सनफ्लावर ऑयल का 15 लीटर का पीपा, जिसकी कीमत पहले 2300 रुपए थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 2600 पहुंच गई है। वहीं बात करें रिफाइंड तेल की तो रिफाइंड तेल का पीपा पहले 2100 रुपए का था, जो अब 2400 रुपए का हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही जो माल स्टॉक में रखा हुआ था उसी से काम चलाया जा रहा है। करनाल दौरे पर CM मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर दी अहम जानकारी। बताया कैसा होगा बजट। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र को लेकर भी जानकारियां दी और कहा कि सभी जरूरी चीजों को बजट में शामिल किया जाएगा और निम्न आय वाले वर्ग का बजट में खास ख्याल रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत प्रोजेक्ट उसमें आने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि 50% महिलाओं को आरक्षण देने का मामला अभी हाईकोर्ट में है, क्योंकि इसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी और अब कोर्ट के फैसले के बाद ही हरियाणा में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। हरियाणा में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का 15 दिन में होगा सर्वे। बीमा कंपनियां करेंगी किसानों के नुकसान की भरपाई। हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन किसानों की फसलों का सर्वे 15 दिन में करवा लिया जाएगा जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया हुआ है। बीमा नहीं करवाने वाले किसानों के मामले में संबंधित जिले के उपायुक्त यानी DC की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। यह बात सोमवार को पंचायत भवन नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति के बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कही। उन्होंने कहा कि नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होता है। फिलहाल कृषि विभाग किसानों से आवेदन ले रहा है। इसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे करवाया जाएगा। बीमा कंपनियां किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगी।
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 7% बढ़ा महंगाई भत्ता। हरियाणा में छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों को बजट से पहले तोहफा मिला है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 7% बढ़ा दिया है। बढ़े डीए का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में यूँ तो 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अब भी छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे हैं। अब इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 189% से बढ़ाकर 196% कर दिया गया है। जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक का एरियर मार्च में दिया जाएगा, जबकि फरवरी की तनख्वाह में बढ़ा हुआ डीए शामिल होकर आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, अभी सिर्फ गुरुग्राम में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन होंगे बंद, पूरे हरियाणा में नहीं। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ऑटो को बंद करने के लिए हमने फिलहाल गुरुग्राम में ऑटो यूनियन से बातचीत की है। बाकी किसी जिले के लिए भी अभी इस नियम से जुड़ा कोई विषय नहीं है। बाकी जिलों में इस नियम से कैसे राहत देनी है, उसे हरियाणा के बजट के बाद विचार किया जाएगा। अब 9वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को यह विषय पढ़ाना होगा अनिवार्य। सीएम मनोहर लाल ने दिया आदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को भिवानी पहुंचे। इस दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी परिसर में आयोजित वार्षिक अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू किया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 प्रदेश ही नहीं अपितु देश के शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2030 तक लागू करने की योजना है, लेकिन हमारी सरकार प्रदेश में इसे 2025 तक लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा रोडवेज न्यूज, रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियों को कम करने का फैसला वापस ले सकती है सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप यूनियन की एक मांग का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि यूनियन की तरफ से 36 छुट्टियों को केवल 8 छुट्टियों तक सीमित करने के खिलाफ जो कानूनी नोटिस दिया गया है, उस पर उचित निर्णय लिया जाए। बहस के दौरान सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी प्राधिकरण के समक्ष कानूनी नोटिस विचाराधीन है, ऐसे में याचिका उचित नहीं है। इस पर कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिया कि याची पक्ष की तरफ से जो कानून नोटिस दिया गया है, उस पर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप यूनियन को यह भी छूट दी कि असंतुष्ट होने पर वे दोबारा इस मामले में हाईकोर्ट से गुहार लगा सकते हैं। ट्रेनों में अब बदलने जा रही है ये पुरानी व्यवस्था। अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे यात्री। रेल सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब एक बार फिर से ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की व्यवस्था शुरू होने वाली है। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए ट्रेनों में जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी ट्रेनों को पहले की तरह बहाल कर दिया गया है और जनरल डिब्बों की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। अब यात्री पहले की तरह ही ट्रेन में जनरल टिकट लेकर यात्रा कर पाएंगे। साथ ही यात्रियों को अब जनरल टिकट लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बाद रेलवे ने रेलगाड़ियों से अनारक्षित यात्रा की सुविधा को वापस ले लिया गया था। यात्री महामारी से पहले की व्यवस्था की तरह अब द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने के लिए स्टेशन पर जाकर जनरल टिकट खरीद सकेंगे। एक और झटका, अमूल के बाद इस बड़ी कंपनी ने भी बढ़ाए दूध के रेट। 1 मार्च यानी कल से अमूल दूध के दाम बढ़ने के बाद डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली एक और कंपनी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अमूल की तरफ से घोषणा किए जाने के बाद डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली पराग मिल्क फूड्स ने भी कीमत में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। पराग डेयरी गोवर्धन ब्रांड से विभिन्न उत्पाद तैयार करती है। गोवर्धन ब्रांड दूध के दाम पराग डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर महंगा करने की बात कही है। बढ़ी हुई कीमतें 1 मार्च से प्रभावी कर दी गई है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रोडक्शन लागत बढ़ने से कीमत में इजाफा किया गया है। वहीं अब गोवर्धन गोल्ड मिल्क 48 रुपए की बजाय 50 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। इसके अलावा गोवर्धन फ्रेश 48 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। आपको बता दें कि गोवर्धन फ्रेश पराग की टोंड वैरायटी है। 1 मार्च 2022 से बदल गए पैसों से जुड़े 1 मार्च 2022 से बदल गए हैं पैसों से जुड़े जरूरी नियम। जानिए आप पर कैसे पड़ेगा इनका असर। आम आदमी के लिए बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लगने वाला है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए की वृद्धि की है। दिल्ली में अब यह 2012 रुपए का मिलेगा। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की बात करें तो इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
दिल्ली में अब 5 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर 27 रुपए महंगा हो गया है। अब ग्राहकों को यह 569 रुपए में मिलेगा। दूसरी तरफ लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के पुराने चेकबुक और IFSC कोड अब अमान्य हो गए हैं। इन दोनों बैंकों का विलय हो चुका है। इस कारण अब बैंक की ब्रांच के IFSC कोड और चेकबुक अब बदल जाएंगे। आपको बैंक जाकर नई पासबुक और IFSC व MICR कोड लेना होगा। इन दोनों बैंकों का 27 नवंबर 2020 को विलय कर दिया गया था। साजिश पर नजर, यूक्रेन की ओट में ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। US प्रेसिडेंट ने हाई लेवल डिफेंस टीम ताइपे भेजी। दुनिया की नजर इस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग पर है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शी जिनपिंग की साजिश को भांप गए हैं। यही वजह है कि मंगलवार को उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की और इसके फौरन बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन मिनिस्ट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपेई रवाना कर दिया गया। खास बात यह है कि इस डेलीगेशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ विलियम बर्न्स भी शामिल हैं। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक स्पेशल रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन की फौज यूक्रेन के हालात का फायदा उठाकर ताइवान में कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है। इस बारे में पेंटागन और CIA ने ताइवान की सरकार को खुफिया तौर पर यह जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अफसर और पेंटागन ने यह तय कर लिया है कि अगर चीन किसी भी वक्त ताइवान के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो वहाँ मौजूद अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स फौरन एक्शन में आ जाएंगी। रूस यूक्रेन जंग से बड़ी भारतीय गेहूं की डिमांड। पहली बार भारत के गेहूं के लिए इतनी इंक्वायरी। फर्स्ट हाफ में 40 लाख टन के पार कर सकता है एक्सपोर्ट। भारत के गेहूं एक्सपोर्ट में इस साल तेजी आ सकती है। इसकी वजह रूस यूक्रेन जंग है। दरअसल रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े गेहूं एक्सपोर्टर हैं। रूस दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में पहले नंबर पर आता है, तो वहीं यूक्रेन 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है। जंग की वजह से गेहूं का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। इस वजह से भारत के पास बायर्स की इंक्वायरी बढ़ गई है। यूक्रेन पिछले एक दशक में बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। इस साल इसके दुनिया में तीसरे नंबर पर रहने की संभावना थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने अपने पोर्ट पर कॉमर्शियल शिपिंग को सस्पेंड कर दिया है, जिससे ग्रेन और ऑयल सीड एक्सपोर्ट प्रभावित होना तय है। ऐसे में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया में गेहूं का टॉप सप्लायर बन सकता है। कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान टॉप 5 देश हैं जो रूस से गेहूं इंपोर्ट करते हैं। वहीं यमन, लीबिया और लेबनान जैसे देश जो पहले से ही युद्ध से गुजर रहे हैं, वो अपने गेहूं के लिए यूक्रेन पर निर्भर हैं। बांग्लादेश, फिलीपींस, साउथ कोरिया, श्रीलंका और UAE भारतीय गेहूं के मुख्य खरीदारों में से हैं, लेकिन लेबनान जैसे नए खरीदार भी भारत की ओर रुख कर सकते हैं।